हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पांचवा चैप्टर है आपका। और इसमें हमने करना क्या है, हमने क्लासीफाई करना है, एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना है, उनको एक टेबल में क्लासीफाई करना है, उनको अरेंज करना है। तो यही इस चैप्टर में सीखेंगे। जैसे कि हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, लगभग 118 एलिमेंट्स अभी तक खोज किए जा चुके हैं। तो इनको हमें अरेंज करना है। और अरेंज करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, हम उनकी प्रॉपर्टीज़ की बेस के ऊपर अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि सबकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से कुछ अरेंजमेंट बन सकती है, एक चीज़ ये देखी जा सकती है। फिर मतलब जैसे जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए ना, तो साइंटिस्ट ने अलग अलग इन्फॉर्मेशन उनके लिए उनके रिगार्डिंग गैदर करी, उसको इकट्ठा किया, प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया, तो उसके बेसिस के ऊपर एक क्लासिफिकेशन की गई है। तो यहाँ पर ये कुछ अर्ली अटेम्प्ट्स के बारे में बताया गया है कि शुरू में कैसे क्लासिफिकेशन की गई थी, किस तरह से वहाँ पर अटेम्प्ट्स किए गए थे। मेकिंग ऑर्डर ऑफ क्योस, जब कुछ ऑर्डर ही नहीं था, बिल्कुल क्योस था, कोई अरेंजमेंट नहीं थी एलिमेंट्स की, तो उस टाइम किस तरह से क्या अटेम्प्ट किए गए क्लासिफिकेशन के लिए। तो इसको थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। वी हैव बीन लर्निंग हाउ वेरियस थिंग्स और लिविंग बींग्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़. Even in other situations, we come across instances of organization based on some properties. For example, in a shop, soaps are kept together at one place and biscuits are kept together elsewhere. मतलब वही बात की गई है कि जो सिमिलर चीज़ें उनको एक जगह रख देंगे। जैसे एक शॉप है, उसमें सारे साबुन इकट्ठे रखे जाते हैं, है ना, बिस्किट अलग जगह रखे जाते हैं। वैसे ही मतलब इसकी क्लासिफिकेशन की बात यहाँ पर इन्होंने करी हुई है। अब जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन की गई तो वो क्या है, दैट इज़ डॉबरनियर्स ट्रायड्स। डॉबरनियर एक साइंटिस्ट था, तो उसने ट्रायड्स बनाए। ट्रायड होता है तीन का ग्रुप, तो उसने तीन एलिमेंट्स को एक ग्रुप में इकट्ठा किया, तो इस तरह से उसने ट्रायड्स बनाए। ये सबसे पहली क्लासिफिकेशन थी पीरियोडिक टेबल की इन एलिमेंट्स की। तो 1817 में ये हुआ। इन द ईयर 1817 जॉन वॉल्फगैंग डॉबरनियर, अ जर्मन केमिस्ट, ट्राई टू अरेंज द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़। ध्यान देना, प्रॉपर्टीज़ सिमिलर थी, इनटू ग्रुप्स। उसने कुछ ऐसे एलिमेंट्स पकड़े जिनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर थी, उनको ग्रुप में उसने क्या किया, इकट्ठा कर दिया। ही आइडेंटिफाइड सम ग्रुप्स हैविंग 3 एलिमेंट्स ईच। उसने कुछ ऐसे ग्रुप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर दिए जिसमें हर एक ग्रुप में 3 एलिमेंट थे। तो इन ग्रुप्स को उसने क्या नाम दिया, सो ही कॉल्ड दीज ग्रुप्स ट्रायड्स। इसको ट्रायड्स का नाम दिया। डोबरनियर showed that when the 3 elements in a group in a triad were written in the order of increasing atomic masses, the atomic mass of the middle element was roughly the average of atomic masses of the other 2 elements. तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। डॉबरनियर ने क्या किया, जैसे ये ग्रुप है, 2 ग्रुप्स यहाँ मैं लिख देता हूँ, चलो फिलहाल एक ग्रुप लिख दिया मैंने। ए बी और सी 3 एलिमेंट उसने लिए, और इनके जो मास है ना, मासेस की अगर मैं बात करूँ तो ये एम ए है, जैसे इसका मास एम बी हो गया, इसका अगर एम सी हो गया, तो उसने बोला कि जब हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मासेस में रखे ये एलिमेंट्स, तो जो मिडिल एलिमेंट था उसका जो एटॉमिक मास आया वो क्या था, दैट वाज रफली द एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। तो इसके मुताबिक क्या बोला गया, इन्होंने बोला कि अगर मैं एम ए और एम सी, ए और सी का मास करूं, उसका एवरेज लूं, तो मुझे रफली ये मास ऑफ बी मिलेगा। ये एक स्पेशलिटी थी उस ट्रायड में, जब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मासेस में रखे जाते थे वो एलिमेंट्स, तो हमें क्या मिलता था, तो जो बीच वाला था वो एवरेज होता था उसका मास बाकी 2 के। यहाँ पर एक एग्जांपल भी उसने लेके बताया। हम एक ट्रायड कंसीडर करें जिसमें लिथियम, सोडियम और पोटाशियम आता है। जैसे एक ट्रायड इनका बनता है, लिथियम का है, सोडियम का है, फिर पोटाशियम का है। तो जो सोडियम का मास है
वो लिथियम और पोटेशियम के एवरेज के बराबर होगा। यहाँ पर डाटा के साथ ये चीज़ वेरीफाई की गई। If we take the triad consisting of lithium, sodium and potassium with the respective atomic masses 6.9, 23.0 and 39.0, तो आप देख सकते हैं अगर मैं 39.0 प्लस 6.9 इनकी एवरेज लूँ तो ये बन जाएगा लगभग 0.9, 9 और 6 15, 3 और 1 4 डिवाइडेड बाई 2, सो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 24 नहीं 22 पॉइंट, यहाँ पर एक बच गया 0.9, लगभग ये 23 ही हो गया ना। तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम के बराबर आ तो रहा है। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 23 इन दोनों का एवरेज। तो यही रूल है इसमें डॉबनियर्स ट्रायड में जो आपने याद रखना है। दिस इज़ द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर। फिर यहाँ पर उसने कुछ ट्रायड्स दिए जो उसने बनाए थे, जो ओरिजिनली क्लासीफाई किया था। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, इनके मासेस का आप देख सकते हैं वही रूल फॉलो हो रहा है। कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, एक ट्रायड तो यही है लिथियम, सोडियम और इसका पोटाशियम का। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये कुछ ट्रायड्स हैं जिनको आप याद भी रख सकते हैं उनके मासेस के साथ, अगर आपको पेपर में टेबल लिखना पड़े। तो वैसे मासेस ना भी याद रखें तो एलिमेंट्स के नाम तो आपको याद होने चाहिए। ये कुछ इनिशियल ट्रायड्स थे। You will find that group B and C form Dobonier triads. Dobonier could identify only 3 triads from the elements known at that time. Hence, this system of classification to triads were not found to be useful. देखो ना, एलिमेंट्स तो ज़्यादा डिस्कवर किए गए थे उस टाइम भी, जबकि बात 1817 की, लेकिन उन सारे एलिमेंट्स में से जो मास वाली प्रॉपर्टी थी जिसमें एवरेज आता था बीच वाला, और बाकी प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर थी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी चाहे फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कुछ भी, मतलब जो क्राइटेरिया रखा गया है वो सिमिलर होने के बावजूद भी कई बार हमें जो मास था ना बीच वाले एलिमेंट का वो एवरेज नहीं मिला। तो लगभग कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रायड्स बना पाया उस टाइम डोबनियर, सबके नहीं बने। तो फिर इस सिस्टम को डिस्कार्ड कर दिया गया। दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इनटू ट्रायड्स वाज नॉट फाउंड यूजफुल, क्योंकि सबकी क्लासिफिकेशन नहीं कर पाया। तो यहाँ पर ये NCERT बुक है, इसके डोबनियर के बारे में बताया गया है। अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। कई बार काफ़ी इंस्पिरेशनल चीज़ें लिखी होती हैं इसमें। तो चलिए आप इसको देख लेना कि उसने कैसे कैसे मोटिवेशन उसको मिली कि उसने क्लासिफिकेशन की और क्या क्या रहा, तो ये आप चेक कर सकते हैं। फिर अगला जो इम्पोर्टेंट लॉ आता है दैट इज़ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। दिस इज़ इम्पोर्टेंट। यहाँ से थोड़ी प्रॉपर सी क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुई थी। The attempts of Dobonier encouraged other chemists to correlate the properties of elements with their atomic masses. In 1866, 1866 में डॉबनियर के बाद उसने 1817 में किया था। तो in 1866 जॉन न्यूलैंड्स, एन इंग्लिश साइंटिस्ट, एक अंग्रेज था, अरेंज द देन नोन एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। उसने जितने भी एलिमेंट्स तब तक अवेलेबल थे उन एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग मासेस के ऑर्डर में अरेंज करके देखा कि क्या होता है। अरेंज किया उसने। ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। ही स्टार्टेड विद द एलिमेंट हैविंग द लोएस्ट एटॉमिक मास। हाइड्रोजन का सबसे कम होता है एटॉमिक मास, तो वहाँ से स्टार्ट किया। एंड एंडेड एट थोरियम विच वाज द 56th एलिमेंट। उस टाइम तक सिर्फ 56 एलिमेंट्स की खोज की गई थी। तो उसने हाइड्रोजन से स्टार्ट किया और थोरियम तक उसने अरेंज किया। ही फाउंड, तो उसको क्या पता चला, दैट एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। जो हर एक 8वां एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट के सिमिलर है। सिंपल है ये चीज़ समझना। जैसे ये अरेंज करा 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो उसने क्या देखा कि जो 8th एलिमेंट है ना उसकी फर्स्ट के सिमिलर है उसकी प्रॉपर्टी, ठीक है, एवरी 8th एलिमेंट। तो ये मतलब यहाँ पे बात की गई उसने। ही कंपेयर्ड दिस टू द ऑक्टेव्स फाउंड इन म्यूज़िक। अच्छा, उसने इसको जो म्यूज़िक में ऑक्टेव्स होते हैं ना, जो म्यूज़िक में कैसे ऑक्टेव्स होते हैं,
इन्होंने आगे बताया है, जैसे ये चीज़ है ना, जो सुर होते हैं सारे गा मा पा धा नी, कुछ ऐसे, तो उसने इनसे भी इनको क्या किया, कंपेयर किया कुछ इस तरह से, मतलब ऐसे अरेंज करके रखा, सिमिलरिटी फाउंड की उसने। देयरफॉर ही कॉल्ड इट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, तो उसको उसने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का नाम भी दिया है, ये बोलते हैं। एंड इट इज़ आल्सो नोन एज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो इसमें ऑक्टेव में जैसे अब पर्टिकुलरली एलिमेंट्स की बात की जाए तो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सेम पाई जाती है, और जो सोडियम है वो 8th एलिमेंट है लिथियम के बाद। लिथियम आई थिंक 3 है ना, थर्ड उसका एटॉमिक नंबर है, और सोडियम का 11 है, 3 + 8 11। सिमिलरली बेरिलियम एंड मैग्नीशियम रिजेंबल ईच अदर। अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल फॉर्म ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव इज गिवन इन टेबल बिलो। नीचे की टेबल दिया गया है, तो उसमें जो ये ऑक्टेव बने थे शुरू में कुछ, तो उसका एक पार्ट दिया गया है इस टेबल में। तो देख सकते हैं आप, हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन, इसको एक ग्रुप में रखा है, लिथियम सोडियम पोटाशियम कॉपर रख दिए, फिर यहाँ पे कुछ दूसरे एलिमेंट्स भी रखे गए हैं। तो चेक करें, देखते हैं क्या क्या, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम जिंक स्ट्रोंटियम, तो इस तरह से ऑक्सीजन सल्फर आयरन सेलेनियम इस तरह से रखे हुए हैं, कार्बन सिलिकॉन टाइटेनियम इंडियम जर्कोनियम। तो ऐसे और कई जगह 2-2 भी हैं, तो इसका भी रीज़न है। आप म्यूज़िकल नोट्स के बारे में पढ़ सकते हैं और उसकी सिमिलरिटी क्या थी यहाँ पर। तो फिलहाल मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, इस न्यूलैंड्स का जो ऑक्टेव का लॉ, उसके बारे में फर्दर और क्या फाउंड किया गया। इट वॉज फाउंड दैट लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, कैल्शियम तक ये एप्लीकेबल था। एज आफ्टर कैल्शियम एवरी 8th एलिमेंट डिड नॉट पोजेस प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट। कैल्शियम तक ही ये हो रहा था कि हर 8वां एलिमेंट सेम प्रॉपर्टीज पोजेस करता था, लेकिन कैल्शियम के आगे ऐसा नहीं हुआ है ना। तो न्यूलैंड ने क्या अज्यूम किया फिर, इट वाज अज्यूम्ड स्टूडेंट्स, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर हाईलाइट हो रहे हैं, तो इनको आप एज इट इज़ भी रिमेंबर रख सकते हैं। इट वाज अज्यूम्ड बाय न्यूलैंड्स दैट ओनली 56 एलिमेंट्स एग्जिस्टेड इन नेचर एंड नो मोर एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर। तो न्यूलैंड ने अज्यूम कर लिया कि सिर्फ 56 एलिमेंट ही एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, और कोई नया एलिमेंट अब हमें नहीं मिलेगा, उसकी खोज नहीं हो सकती। बट लेटर several new elements were discovered whose properties did not fit into law of octaves। बाद में कुछ नए एलिमेंट की खोज की गई, डिस्कवरी की गई, और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के अकॉर्डिंगली फिट नहीं बैठती थी, तो इसको फिर डिस्कार्ड किया जाना था इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स इनटू द टेबल। लेकिन न्यूलैंड ने थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर दी, उसने 2 एलिमेंट्स को एक ही स्लॉट में एडजस्ट कर दिया, फिट कर सारे एलिमेंट्स को यहाँ फिट करने के लिए। जैसे कोबाल्ट और निकल को रख दिया। अब कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टीज़ क्लोरीन फ्लोरीन से नहीं मिलती है, ये मेटल्स हैं, और ये क्लोरीन ब्रोमीन, ये कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी डिफरेंट होती हैं। अब आगे देखिए, और उसने कई जगह अनलाइक एलिमेंट्स को भी सेम नोट में रख दिया या सेम ग्रुप में रख दिया। अनलाइक यहाँ पर, ये अनलाइक भी यहाँ पर देख सकते हैं, अनलाइक हैं ये काफ़ी ज़्यादा। और अनलाइक अगर आपको देखो यहाँ ऑक्सीजन है, सल्फ़र है, इनके साथ इन्होंने लोहे को रख दिया है, आयरन, ये भी अनलाइक है। तो ऐसी कई जगह उसने ये कर दिया, अरेंज कर दिया। बस आपको बोला गया है कि टेबल 5.3 में से जो टेबल अभी दिखाया वहाँ से अनलाइक एग्जांपल्स के आपने वहाँ पे निकालने हैं कौन कौन से हैं। नोट दैट कोबाल्ट एंड निकल आर इन द सेम स्लॉट एंड दीज आर प्लेस्ड इन सेम कॉलम एज फ्लोरीन क्लोरीन एंड ब्रोमीन। मैं आपको बता चुका हूँ कि उनकी काफ़ी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और जो आयरन है वो कोबाल्ट और निकल से प्रॉपर्टी में मिलता है, लेकिन उसको कहीं और रखा हुआ है। तो लेकिन ऐसा भी नहीं था कि न्यूलैंड्स का जो लॉ था उसने काम नहीं किया, उसने काम किया जब हल्के एलिमेंट थे जिनका एटॉमिक नंबर कम था। सो इट वाज एप्लीकेबल ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट्स। तो इतना आप याद रख सकते हैं, और इन क्वेश्चंस को आप ट्राई भी कर सकते हैं जो ये क्वेश्चंस हैं। इसके आगे फिर नेक्स्ट अगले उसमें पार्ट में करेंगे।